आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस बोली गलत तरीके से 2/3 बहुमत जुटा रही भाजपा, संसद में करेंगे परिसीमन बिल का विरोध। सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति की जान की है अहमियत। काशी, मथुरा या अयोध्या, यूपी चुनाव से पहले 36 साल पुराना इतिहास दोहराने जा रहे हैं अखिलेश यादव। बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक। बोले जो पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही, क्या उनको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हरमुज हमसे छीन ले, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। 23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर, अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, क्या है इसकी खास वजह। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी की पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी कमेटी के करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद महासचिव जयराम रमेश और सांसद नासिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी में है, कांग्रेस उनका विरोध करेगी। पार्टी ने परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करने का साफ तौर पर ऐलान किया है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से यह नहीं बताया कि मॉनसून सत्र में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। इसी वजह से संभावित विधेयकों को विस्तार से चर्चा की गई है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा है कि यह बैठक अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भूख हड़ताल को लेकर एक PIL दायर की गई थी, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति की जान की अहमियत है। उसने केंद्र सरकार को एक निर्देश भी दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नागरिक का जीवन अहम है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि साफ तौर पे हम उनकी देखरेख कर रहे हैं और डॉक्टर जांच करेंगे। उन्होंने कोर्ट से बताया है कि सोनम वांगचुक पर हर दिन नजर रखी जाती है और रिपोर्ट भी तैयार होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वांगचुक की हर दिन डॉक्टर जांच को जारी रखेंगे। उनसे केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगर डॉक्टरों की राय में किसी प्रकार के मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उचित कदम उठाया जाए और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। हैदराबाद के सैबाबाद में एक प्राइवेट स्कूल विवादों में घिर गया। दूसरी क्लास के एक हिंदू छात्र के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल की एक एक्टिविटी के तौर पर उनके बच्चों को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा गया था। इस घटना के बाद स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार माता पिता का कहना है कि यह मांग गलत थी। परिवार का आरोप है कि बच्चे से धार्मिक पाठ को याद करने और पढ़ने के लिए कहा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे होमवर्क बताया गया है, जबकि अन्य में इसे स्कूल की एक्टिविटी का हिस्सा कहा गया है। इसके बाद माता पिता स्कूल पहुंचे और मैनेजमेंट से बात की, साथ ही सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी चुनाव 2027 से पहले 36 साल पुराना इतिहास दोहरा सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे। यह रथ यात्रा सितंबर 2026 में निकाली जा सकती है। वही आपको बता दें कि साल 1990 के 25 सितंबर में ही राम मंदिर के लिए चर्चित रथ यात्रा निकाली गई थी। अखिलेश यादव सितंबर के पहले सप्ताह से पूरे प्रदेश में समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा की शुरुआत किसी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल से किए जाने पर विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम स्थान को लेकर पार्टी नेतृत्व अभी तक मंथन कर रहा है। सूत्रों की माने तो अखिलेश की रथ यात्रा अयोध्या, मथुरा या काशी से शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि धार्मिक स्थल से यात्रा की शुरुआत कर सपा बीजेपी को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक रूप से घेरने की रणनीति अपना सकती है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज मुरादाबाद के दौरे के दौरान कहा कि भारत की पारदर्शी और कुशल चुनाव प्रणाली पर चर्चा करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। वोटर लिस्ट बनाने, वोटिंग और वोटों की गिनती जैसी मुख्य प्रक्रियाओं की राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा साथ साथ ऑडिट की जाती है, जो इस सिस्टम की काबिलियत और पारदर्शिता को दिखाती है। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत 2026 में इंटरनेशनल आईडीए की अध्यक्षता करेगा। बूथ लेवल सुपरवाइजर्स, ईआरओज और एईआरओ सबके साथ संवाद किया। भारत की पारदर्शी और सक्षम चुनावी प्रणाली के ऊपर इस बात पर भी संवाद किया कि चाहे वो मतदाता सूची का निर्माण हो, चाहे वो पोलिंग हो या वो काउंटिंग हो, ये सारी प्रमुख प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के कैंडिडेट्स के द्वारा कॉन्करेंट ऑडिट की जाती है। और शायद इसी सक्षमता और पारदर्शिता के चुनाव भारत में होते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था, जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उत्तर प्रदेश में जानलेवा चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार अलग और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ कड़े कानून प्रावधान किए जाएंगे। प्रस्तावित कानून के जरिए इसके निर्माण से लेकर बिक्री और इस्तेमाल तक पर सख्ती की तैयारी है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि जानलेवा मांझे पर प्रभावी रोक के लिए एक विशेष कानून पर काम किया जा रहा है। प्रस्तावित कानून का नाम यूपी लेथल मांझा एक्ट रखा जा सकता है। सरकार पीड़ितों के लिए मुआवजे जैसे प्रावधान पर भी विचार कर रही है। चाइनीज मांझा पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद अवैध बिक्री और इस्तेमाल की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में अब सरकार मौजूदा प्रतिबंध को और प्रभावी बनाने के लिए अलग कानून के जरिए निर्माण, भंडार, बिक्री और इस्तेमाल की पूरी श्रृंखला पर सख्त कार्रवाई का और कानून ढांचे तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं। उनके चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। पप्पू यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर की बांकीपुर में क्या भूमिका है। इस चुनाव के पहले वह कितने दिन बांकीपुर गए थे। सांसद ने कहा कि जो पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, क्या उसको अपनी दुकान बंद करनी चाहिए। अब ऐसे बहरूपियों को पैसे की बदौलत जनता वोट देने लगे। पप्पू यादव ने बाढ़ में सब कुछ किया, हमको लात मार दिया गया। प्रशांत किशोर पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा है कि पीके से बड़ा नटवरलाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ये लोग राजनीति के लिए खतरा है। इनको लगता है कि पैराशूट से आओ, जनता का आई वॉश करो, युवाओं को पैसा दो और चुनाव जीत जाओ। मध्य प्रदेश में यूसीसी के लिए बनी कमेटी ने सीएम मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के जरिए से देखती है। वही सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा। वही अब इस पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी के मामले में कांग्रेस का एकदम स्पष्ट रूप है, उसका उपयोग समाज से जुड़ने के लिए होना चाहिए। यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है। इसमें ये भी इनको भूलना नहीं चाहिए कि
से संविधान का भंग बनाया जाता है जब कांग्रेस पार्टी इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का उसका इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कविता पैदा नहीं होना चाहिए। वही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत, खासकर अमेरिका के हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे ईरान की रेड लाइन बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकियों को अमल में लाया गया तो पूरे क्षेत्र में अब तक सुरक्षित बुनियादी ढांचे को भी ईरान आगे निशाना बनाएगी। ईरान के संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की भूमिका और नियंत्रण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दुश्मन को अपनी इच्छा देश पर थोपने की अनुमति नहीं देगा। उनके मुताबिक ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर स्थिति का सामना करने के लिए ईरान तैयार है। इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी करीब 23 साल बाद खत्म होने जा रही है। इराक के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 30 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक इराक छोड़ देंगे। उन्होंने ये जानकारी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दी। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने कहा है कि अब अमेरिका को इराक में अपनी सेना रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार का मानना है कि मौजूदा समय में वहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने 2003 में इराक में सैन्य अभियान शुरू किया था और तब से हज़ारों अमेरिकी सैनिक वहां तैनात रहे हैं। हाल के वर्षों में उनकी संख्या लगातार घटाई गई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में सैनिकों की संख्या और कम कर दी गई है। इसके प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद उनकी सरकार देश में हथियारबंद समूहों पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 30 सितंबर के बाद किसी भी संगठन या समूह को देश के बाहर से हथियार रखने या स्वतंत्र सैन्य गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।